चलिए हम लोग हाउस प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे। हाउस प्रॉपर्टी में पिछला दो वीडियो बना चुके हैं, जिसमें सेल्फ ऑक्यूपाइड का जीएबी कैसे निकालते हैं, लेट आउट का जीएबी कैसे निकालते हैं, और बेसिक चीज वो हम सब पढ़ लिए हैं। ठीक है। अब आते हैं अंडर सेक्शन 23(3) के अंदर में। ठीक है, कि अगर कोई भी हाउस जो अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर पार्ट ऑफ द ईयर हो और लेट आउट फॉर पार्ट ऑफ द ईयर हो, ठीक है, तो उस केस में जीएबी कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो आते हैं, ये हुआ मेरा कि कोई एक हाउस है जो कुछ दिन के लिए तो सेल्फ ऑक्यूपाइड है और कुछ दिन के लिए क्या है, लेट आउट कर दिए हैं। तो उस केस में हम वैकेंसी का, जैसे कुछ दिन के लिए ही लेट आउट दिए हैं तो कुछ दिन क्या है, मेरा वैकेंसी माना जाता है। ठीक है, तो वैकेंसी का बेनिफिट नहीं दिया जाता है इस केस में। और इस केस में यानी फुल 12 मंथ का एक्सपेक्टेड रेंट निकाल लेंगे, और जो रेंट मुझे मिला है, रेंट रिसीवेबल, हाँ, उससे कंपैरिजन कर लेंगे, जिस उन दोनों में जो हायर होगा उसको हम जीएबी मान लेंगे। ठीक है, तो जीएबी यानी अगर कुछ दिन के लिए मेरा सेल्फ ऑक्यूपाइड हो और उसके बाद हम लेट आउट कर दिए हो तो उसका जीएबी निकलेगा। सबसे पहले हम एक्सपेक्टेड रेंट निकालेंगे। ठीक है, एक्सपेक्टेड रेंट निकल जाएगा, तो उसके बाद हम रेंट रिसीव्ड जो हुआ है या रिसीवेबल है उससे हम कंपैरिजन करेंगे, उसमें से जो हायर आएगा वो मेरा जीएबी हो जाएगा। तो वही सेम सिचुएशन है, जब जीएबी आ जाएगा तो वो म्युनिसिपल टैक्स हुआ डिडक्शन, वो नॉर्मल मैनर में जैसे हम माइनस करते थे वैसे ही माइनस कर देंगे। बस ये हो गया सेक्शन 23(3) के अंदर में। अब अगला आता है मल्टीपल हाउस वाला, कि सेक्शन 23(4) के अंदर में क्या है कि कोई हाउस मल्टीपल हाउस है जो सेल्फ ऑक्यूपाइड कर रखा है एसएसी ने। तो अंदर इनकम टैक्स एक्ट के अंदर दिया गया है कि मैक्सिमम 2 हाउस ही आप सेल्फ ऑक्यूपाइड कर सकते हैं, उससे ज़्यादा आप सेल्फ ऑक्यूपाइड नहीं कर सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड किए हैं तो तीसरा वाला जो हाउस है, मान लीजिए कि आप 3 हाउस सेल्फ ऑक्यूपाइड कर रहे हैं तो उसमें से 2 हाउस का आपको ये मिल जाएगा सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में, कि सेल्फ ऑक्यूपाइड के हिसाब से आपका जीए भी निकलेगा। और तीसरा वाला जो है वो निकलेगा कि डीम टू लेट आउट मान लेंगे उसको। ठीक है, तो डीम टू लेट आउट करके उसका वैसे ही जैसे नॉर्मल मैनर में उसका ये निकालते थे, जीए भी निकालते थे, वैसे ही जीए भी इसका निकाल लेंगे। ठीक है, तो तो वही है, मैक्सिमम 2 हाउस ट्रीटेड एज सेल्फ ऑक्यूपाइड, अदर डीम्ड एज लेट आउट। मतलब अगर मेरे पास 4 हाउस है, चारों हाउस हम सेल्फ ऑक्यूपाइड कर लिए हैं तो 2 हाउस हमको सेल्फ ऑक्यूपाइड माना जाएगा और 2 हाउस माना जाएगा कि वो लेट आउट कर दिए हैं, डिम टू लेट आउट। उस हिसाब से हम रेंट उसका ये निकालेंगे, जीए भी निकालेंगे। ठीक है, अब उन 4 हाउस में से आप कोई भी 2 हाउस ले सकते हैं, वो आपके अंदर ये करता है कि कौन सा हाउस ले। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में वही सेम ये है कि डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 भी मिल जाएगा, अलावा कोई चीज़ तो नहीं मिलता है, लेकिन सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में डिडक्शन 24 भी मिल जाएगा, वो रिमेन है वैसा ही। 30,000, अगर 30,000 नॉर्मली है, 2 लाख मिल सकता है अगर वो कंडीशन फुलफिल करे, कि अगर लोन लिया हो 1999 के बाद और वो परचेज कंस्ट्रक्शन के लिए लिया हो, या फिर और वो परचेज और कंस्ट्रक्शन लोन लेने के विद इन 5 ईयर में बन चुका हो। ठीक है, अब आते हैं सेक्शन 25(a) के अंदर, ए में, कि सेक्शन 25(a) बताता है कि अगर कोई रिकवरी हुआ है अनरियलाइज्ड रेंट का या एरियर्स ऑफ रेंट का, तो उसका हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे। ठीक है, उसका कंप्यूटेशन कैसे करेंगे, उसको कैसे उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। तो रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट क्या होता है और एरियर्स ऑफ रेंट क्या होता है। रियलाइज्ड रेंट मतलब वो रेंट जो ऑनर रियलाइज ना कर सका हो, कि यानी टीनेंट से। अब ये ऑनर ने रेंट में दिया है अपना हाउस, लेकिन क्या किया है कि टीनेंट जो जिसको हाउस रेंट में दिया है वो उसको रुपया नहीं दे रहा हो, किसी कारणवश या फिर अपना बोल्डनेस की वजह से, कोई भी कारण हो सकता है जिससे क्या ऑनर उससे रुपया रियलाइज ना कर सका हो। तो और वो प्रूव्ड हो चुका है कि वो लॉस्ट हो चुका है या
कवरेबल हुआ है, यानी बैड डेट उसको मान लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, अनरियलाइज्ड रेंट। और एरियर्स ऑफ रेंट मतलब वो रेंट होता है जो यानी इंक्रीज हो चुका हो, इंक्रीज हुआ हो विद रेस्पेक्ट टू रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। मतलब यानी फ्रॉम अ बैक डेट से अगर कोई रेंट मेरा इंक्रीज हो चुका है, मतलब मान लीजिए कि एरियाज ऑफ रेंट pertaining टू द प्रीवियस ईयर, लेकिन pertaining टू द प्रीवियस पीरियड इन द करेंट पीरियड। मतलब कि वो तो पिछला साल में मेरा ये रेंट इंक्रीज हो चुका है, लेकिन मुझे मालूम हुआ है और रिसीव्ड हुआ है मुझे करेंट ईयर में। प्रीवियस ईयर में मेरा रेंट इंक्रीज हो चुका है, लेकिन वो मुझे रिसीव्ड हुआ है करंट ईयर में, तो वो उसको क्या बोलेंगे, एरियर्स ऑफ रेंट। मतलब क्या होता है कि बीच में कभी कभी क्या होता है कि रेंट ये कर देते हैं, क्या बोलते हैं कि ज़्यादा कर देते हैं, लेकिन वो टेनेंट को नहीं बताते हैं, टेनेंट को मालूम नहीं रहता, वो उसी हिसाब से वो अपना पिछला रिकॉर्ड के हिसाब से वो रेंट पेड कर देते हैं, लेकिन बाद में मालूम होता है कि उसका रेंट जो है बढ़ गया है। तो फिर वो क्या करते हैं, करंट ईयर में उसको उस रेंट को पे करते हैं। तो करंट ईयर में जो पे करेंगे, पे करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, एरियर्स ऑफ रेंट। ठीक है, तो जब इन दोनों का रिकवरी होगा तो उन दोनों केस में क्या, कैसे उसका ट्रीटमेंट होगा, तो अनरियलाइज्ड रेंट डिडक्ट फ्रॉम द ग्रॉस अमाउंट ऑफ रेंट। यानी अनरियलाइज्ड रेंट क्या है, अगर कोई भी अनरियलाइज्ड रेंट है तो उसको हम डिडक्ट कर देते हैं ग्रॉस अमाउंट ऑफ रेंट से। अगर उसका रिकवरी हो गया तो वो टैक्सेबल हो जाएगा जिस साल वो मिल रहा है, और उस जिस साल वो मिल रहा है उस साल वो टैक्सेबल हो जाएगा, उसमें सिर्फ 30% डिडक्शन कर देंगे, ओनली 70% ही टैक्सेबल होगा। एरियर्स ऑफ रेंट में भी वैसा ही सेम सिचुएशन है, जिस साल हमको मिलेगा उस साल हम टैक्सेबल कर देंगे, उसमें भी 30% डिडक्शन हमको मिल जाएगा और 70% पर ही ओनली टैक्सेबल होगा। अब अगला आते हैं कि हाउस प्रॉपर्टी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स। यानी एक हाउस प्रॉपर्टी है जिसको डिफरेंट पार्ट में बांट दिया गया है, ठीक है। तो उस केस में हम जीएबी कैसे कैसे निकालेंगे, तो जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट का है सबका सेपरेटली जीएबी निकलेगा, मतलब सबका अलग अलग हम ये निकालेंगे ग्रोस एनुअल वैल्यू। ठीक है, एवरी पार्ट वुड बी ट्रीटेड एज ए सेपरेट हाउस एंड इनकम शैल बी कंप्यूटेड अकॉर्डिंगली। ठीक है, इनकम फ्रॉम को ऑन्ड प्रॉपर्टी ये अलग ये आता है कि यानी को ऑन्ड प्रॉपर्टी के इसमें भी वही सेम सिचुएशन है कि सेपरेटली फॉर ऑल माना जाएगा और सेपरेटली सबका जीएबी निकाला जाएगा। और लास्ट एक है कि सबलेटिंग ऑफ हाउस प्रॉपर्टी के केस में उसका क्या कंडीशन है, क्या सिचुएशन है, क्या कैसे क्या कंप्यूटेशन करते हैं। सबलेटिंग मतलब समझ रहे हैं, सबलेटिंग मतलब यानी जैसे हम किसी को ये दिए, लेट आउट किए हाउस प्रॉपर्टी, टेनेंट को जो लेट आउट किए किसी दूसरे को, वो फिर किसी और को लेट आउट कर दिया। मतलब हम तो ओरिजिनल ऑनर है हाउस प्रॉपर्टी का, हम किसी और को दिए हाँ रेंट में, तो किसी और को दिए तो वो फिर क्या कर दिया, वो भी किसी और को रेंट में दे दिया। तो उस केस में किसको अंडर इनकम अंडर हेड हाउस प्रॉपर्टी मानेंगे कि किसको अंडर हेड इनकम अदर सोर्स मानेंगे। तो ओरिजिनल ऑनर जो यानी हम जो रेंट में दिए हैं, तो मेरा जो इनकम होगा वो हम मान लेंगे इनकम अंडर हेड हाउस प्रॉपर्टी, और जिसको हमने दिया है और वो किसी और को दे दिया है, हाँ, तो वो जो टेनेंट को हम दिए हैं टेनेंट का इनकम को मान लिया जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ठीक है, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, और उस जो टेनेंट ने अगर कोई खर्चा किया हो तो उसे उससे माइनस कर देंगे, वो आ जाएगा मेरा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। यानी मेनली ये है कि सबलेटिंग मतलब कि मान लीजिए ए ऑनर है, ए ने बी को रेंट में दिया तो बी हो गया टेनेंट, टेनेंट यानी बी ने फिर किसी और सी को दे दिया, तो सी को जो दिया ये मेरा क्या हो गया, सबलेटिंग ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, तो जब सी ने रुपया देगा बी को और बी ने रुपया देगा ए को, तो इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, जब बी ने ए को देगा तो वो हाउस प्रॉपर्टी के केस में इनकम अंडर हेड हाउस प्रॉपर्टी मानेंगे, और जब सी ने बी को देगा तो वो इनकम अंडर हेड अदर सोर्स मानेंगे। ठीक है, यही मेन पॉइंट था, छोटा सा टॉपिक था।